हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नेटवर्क। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ नेटवर्क से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व में जब नेटवर्क आया तो कब आया और सबसे पहला जो नेटवर्क आया उसका नाम क्या रखा गया और किसने उसको बनाया। तो विश्व का प्रथम जो नेटवर्क था वो था आर्पानेट। विश्व का प्रथम नेटवर्क क्या नाम था? आर्पानेट। विश्व का जो सबसे पहला नेटवर्क बनाया था उसका नाम था आर्पानेट। कब बना ये बना 1969 में, 1969 में। इसको जो बनाया था इसे यूएसए डिफेंस द्वारा बनाया गया। जब अमेरिका एक देश जो है वहां पे क्या था, वहां की जो आर्मी थी, डिफेंस, वहां की जो आर्मी थी, उनको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी वो काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनको शेयर करनी पड़ती थी। एक्चुअल में उस टाइम पे अमेरिका के या यूएसए के रूस के साथ काफी मतभेद रहे थे और उससे उस टाइम पे रूस जो है एक बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था, जो कि उनको जो भी उनकी इंफॉर्मेशन थी वो आउट होने के चांसेस होने के ज्यादा चांसेस थे। एजेंट वगैरह वहां के कुछ ज्यादा सक्रिय थे। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन किया कि इस सिस्टम से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट उस सिस्टम पे भेजी जा सके, बीच के जो भी इंटरमीडिएट है उनको हटा दिया जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था वो बनाया था आर्पानेट। आज मैं किसी को एक बात बोलनी है, किसी एक पर्सन को मैंने कुछ भी एक बोला कि आपको दूसरा पर्सन है, जैसे CSK, तीन बंदे हैं, एक का नाम C, एक का नाम S और तीसरे का नाम K। इसे मैंने कोई बात बोली है कि आपको ये बात है वो K तक पहुंचानी है, तो इसने एक और इंटरमीडिएट ले लिया, ठीक है, R, और R ने किसको बताया, फिर S को बताया। S को बात पहुंचानी थी K को, K ने एक और इंटरमीडिएट ले लिया जिसका नाम था M, और M ने फिर किसको बात पहुंचाई, K को। तो यहां से इंफॉर्मेशन जो है वास्तव में क्या होनी चाहिए थी, सिर्फ दो बंदों के बीच रहनी चाहिए थी, C और K के बीच में, लेकिन इंटरमीडिएट कौन हो गए, R, S और M, ये तीन इंटरमीडिएट हो गए। अब हो सकता है इनमें कोई एजेंट हो जो उनकी इंफॉर्मेशन को लीक कर दे, या कोई ऐसा बंदा भी हो सकता था कि अब इनमें से मान लो अगर इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो कौन से का पता लगाया जाए कि किसके द्वारा लीक की गई थी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया जिसमें बीच के इंटरमीडिएट को हटा के इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शेयर किया जा सके। तो अमेरिका यूएसए डिफेंस ने इसलिए इसको प्रोजेक्ट को बनाया था। अब बात करते हैं इसका पूरा नाम। तो आर्पानेट का जो पूरा नाम था वो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी कि एक तरीके से इसको समझने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो,
ए का एडवांस, आर का रिसर्च, पी का प्रोजेक्ट, ए का एजेंसी और नेट का नेटवर्क। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि विश्व के सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, वो था मेरा आरपानेट। कब आया, 1969 में आया। किसने बनाया, यूएसए डिफेंस ने इसको बनाया। और इसका पूरा नाम क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम था। ये वो नींव थी जहां से आज हम, जिसके द्वारा हम जुड़े हुए हैं, इंटरनेट, वो उसकी नींव ये रखी जा चुकी थी। इसी टीम के जो सदस्य थे, एक जो नेटवर्क बनाया, उस डिफेंस में जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विंट सर्फ। एक व्यक्ति वे विंट सर्फ उसी टीम के एक सदस्य थे। उन्होंने 1983 में क्या खोज, किसकी खोज की, इंटरनेट की। विंट सर्फ 1983 में जो इसके एक सदस्य थे, उन्होंने 1983 में हमें इंटरनेट के कॉन्सेप्ट से अवगत करवाया कि कंप्यूटरों को, एक से ज्यादा कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अब इंटरनेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्यों कहते हैं, ये कोई एक एरिया है, यहाँ पे ये कुछ बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में जो नेटवर्क काम करेगा, लेन, यहाँ पे लेन, यहाँ पे लेन, यहाँ पे लेन, इन सबको जोड़ने के लिए जो नेटवर्क काम करेगा वो होगा मेरा मेन नेटवर्क। सेम दूसरी तरफ एक ऐसी ही बिल्डिंग एक और है, और एक और बिल्डिंग भी हो सकती है। यहाँ पे लेन, ये मेन हो गया मेरा, ये भी लेन है, और ये क्या हो गया मेरा मेन। यानी कि ये एक सिटी है, ये अलग सिटी है, ये दूसरी सिटी है। यहाँ पे 4 बिल्डिंग है या 4 कोई ऑफिस है, वहां के आपस में कंप्यूटरों को जोड़ के कौन सा नेटवर्क बना दिया मेरा, लेन नेटवर्क को मेरा बना दिया। उन सभी ब्रांचेस के कंप्यूटरों को जोड़ के मेरा कौन सा नेटवर्क बना दिया, मेन नेटवर्क बना दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दिया। अब इनको जोड़ के जो मेरा नेटवर्क बनता है वो बनता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क ही मेरा क्या है, एक तरीके का इंटरनेट होता है। इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर वैसे नॉर्मल इसका मीनिंग समझे तो इंटरनेट, नेट क्या होता है, जाल, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे में गुथा हुआ जो नेटवर्क है वो मेरा क्या होता है, इंटरनेट। इसको लार्ज इंटरनेट, लार्ज इंटरकनेक्शन नेटवर्क भी इसको बोलते हैं। लार्ज इंटर कनेक्शन नेटवर्क, इसे लार्ज इंटरकनेक्शन नेटवर्क भी इसको बोला जाता है। खोज किसने की इसकी, विंट सर्फ ने की। और कब की, तो 1983। तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है मेरा, इंटरनेट होता है। इसे लार्ज इंटरकनेक्शन नेटवर्क भी कहते हैं। विंट सर्फ जो कि यूएसए डिफेंस के ही जो आरपानेट बनाया था उसी टीम के एक सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, 1983 में इसकी खोज की। ये तो हो गई विश्व लेवल पे बात। अब बात करते हैं इंटरनेट की भारत के लेवल पे। भारत में इंटरनेट कब आया, कौन लेके आया? इंटरनेट भारत में
15 अगस्त 1995 में VSNL द्वारा पहली बार भारत में इंटरनेट का उपयोग संभव हुआ। यानी कि 15 अगस्त जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन 1995 की बात है, एक कंपनी जिसका नाम है VSNL। VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ये कंपनी थी जिसने पहली बार भारत को 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट से परिचित करवाया था। वर्तमान में इसे BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड इसके नाम से इसको जानते हैं। यानी कि BSNL ही वो पहली कंपनी थी जिसने भारत में इंटरनेट के सपने को पूरा किया था। इसके बाद कई सारे ISP आए। ISP क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कई सारे आ गए, जिसमें एयरटेल था, रिलायंस था, जिन्होंने बड़े लेवल पे काम किया। रिलायंस आज के टाइम में मार्केट में इंटरनेट के मामले में सबसे आगे हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद से पॉसिबल हुआ। सबसे पहले जो लाए थे वो किसने लाया था? BSNL ने इसको लाए थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल कब हुआ, या फिर भारत में सबसे पहले इंटरनेट कब आया। तो कब आया था? 15 अगस्त 1995 को आया था। दूसरा, कौन सी कंपनी लाई थी? तो VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इसको भारत में ये कंपनी लेके आई थी। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, एग्जाम में VSNL की बजाय BSNL दे देता है, तो आपको BSNL ही टिक मार्क करना है, क्योंकि उसी कंपनी का नाम बदल के क्या हो गया? BSNL हो गया। यानी कि ऑप्शन में आपको या तो VSNL मिलेगा या फिर BSNL मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया भारत का इंटरनेट में, भारत में इंटरनेट का जो इतिहास था। आगे चलते हैं। इसके बाद एक अवधारणा आई जिसको हम बोलते हैं WWW। एक अवधारणा आई जिसको जाना जाता है WWW के नाम से, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था टिम बर्नर्स। टिम बर्नर्स-ली ने WWE की खोज की, और कब की थी? इन्होंने की थी 1989। अब बात करते हैं कि WWW होता क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। हम कई वेबसाइट देखते हैं जिसके पहले लिखा रहता है www.google.com।
तो ये क्या हो गई, डोमेन, मेरे टॉप लेवल डोमेन, ये तो वो हो गए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो www है, ये यह रिप्रेजेंट करता है कि इस वेबसाइट को पूरे विश्व में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि आप गूगल जाओ, अमेरिका में जाओगे तो भी वहां से भी आप गूगल ओपन कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ वहां से भी कर सकते हो, स्विट्जरलैंड जाओ, आप दुनिया के किसी भी देश में जाके इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। अगर किसी साइट के पहले www नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो साइट एक लिमिटेड एरिया के लिए है, आप उस एरिया को दूसरे किसी अन्य देश में जाके उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब यही है कि आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब वही अवधारणा है जिसके द्वारा ये संभव हुआ कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उससे संपर्क कर सकते हैं। तो इस अवधारणा को सफल बनाने का काम किया टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया? 1989 में किया था। इस कॉन्सेप्ट के बाद ही इंटरनेट को जो वैश्विक विस्तार है, वैश्विक विस्तार बोल सकते हो, या पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इसको जो है लोग जानने लगे। वो किसके द्वारा जानने लगे थे इंटरनेट को? तो वो था www वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा ही लोग इसको जानने लगे थे। तो ये हो गया मेरा www के बारे में। क्वेश्चन क्या बनेंगे? फुल फॉर्म क्या है, किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। कब बनाया? 1989 में बनाया। और उसकी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने का। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा इंट्रानेट। अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इंटरनेट। अब बात करते हैं इंट्रानेट की। इंट्रानेटवर्क क्या होता है? इंट्रानेटवर्क एक संगठन का, इंट्रानेटवर्क एक निजी संगठन का नेटवर्क है, एक निजी संगठन का नेटवर्क है जिसे उस संगठन के कर्मचारी सुरक्षित रूप से सूचना तथा संसाधन साझा करते हैं, यानी कि इंटरनेट जो है वो क्या है? मेरा एक निजी संगठन का, कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक नेटवर्क है जिसे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वो सुरक्षित रूप से, यानी कि डेटा लीक ना हो, उस दृष्टिकोण से क्या करते हैं? सूचना और उसके जो संसाधन है उनको शेयर करने का वो है काम करते हैं। किस तरीके से? एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक है एसबीआई, बैंक का नाम क्या है? एसबीआई। इसमें एक ब्रांच इसकी है दिल्ली में, एक ब्रांच है इसकी जयपुर, एक ब्रांच है इसकी सीकर, एक ब्रांच है इसकी कोटा। एसबीआई बैंक की अलग अलग क्या है? ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचेज से क्या होगा? कोटा वाले जो व्यक्ति हैं और सीकर के जो एम्प्लॉय हैं
कोटा के एम्प्लॉय और सीकर के एम्प्लॉय ये सारे एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट है वो हो सकते हैं। ये जो नेटवर्क कहलाता है वो कहलाता है मेरा इंटरनेट। दिल्ली के एम्प्लॉय को कोई भी कोटा के एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो इजीली उसको भेज सकता है। कोटा के एम्प्लॉय को जयपुर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो भेज सकता है। इसका हेड ऑफिस मान लो कहीं पे भी है, वहां से इंफॉर्मेशन इन सभी को एक्सेस करनी है तो वहां से भी ये क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, एक इंट्रानेट हो गया। यानी कि ऐसा नेटवर्क जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाता है कि वो कोई भी सूचना है उसको या जो भी वहां के संसाधन है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, उनको वो काम में ले सके। तो ये नेटवर्क है, इस तरीके का नेटवर्क क्या कहलाता है, मेरा इंट्रानेट कहलाता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नेटवर्क है मेरा वो है एक्स्ट्रानेट। इसके बाद जो नेटवर्क आता है हमारा वो है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट नेटवर्क क्या होता है, ये भी एक नियंत्रित, यह एक नियंत्रित निजी संगठन का नेटवर्क है जो उसके भागीदारों मतलब पार्टनर्स, भागीदारों व विक्रेताओं से सूचना साझा करते हैं या सूचना साझा करती है। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है, एक निजी नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड है। किस तरीके से अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि निजी संगठन का नेटवर्क है और उसके भागीदारों और विक्रेताओं यानी कि उसके जो पार्टनर्स हैं, जो उसके कस्टमर हैं, जो उससे सामान खरीदते हैं या कोई भी किसी भी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, उनसे क्या करता है, सूचनाओं का साझा करता है। किस तरीके से, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये कोई एक नेटवर्क है, यहां पे जो मेरा नेटवर्क काम करेगा वो है इंट्रानेट और यहां पे जो नेटवर्क काम करेगा वो करेगा मेरा एक्स्ट्रानेट। किस तरीके से, ये मान लो मेरी क्या है, एसबीआई, और एसबीआई के मेरे क्या है, यहाँ पे एसबीआई का नेटवर्क है और उसके कई सारी ब्रांच हैं इसके अंदर मेरी जुड़ी हुई है। ये ब्रांच एक दूसरे से मेरी जुड़ी हुई, ये क्या है मेरे एक्स्ट्रानेट। जैसे ये हो गया मेरा दिल्ली, ये मेरा मुंबई, जयपुर, ये सीकर। तो ये तो जो नेटवर्क है एक दूसरे से जुड़ा हुआ वो तो हो गया मेरा इंट्रानेट, यानी कि इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम, इंट्रानेट। लेकिन ये तो कंपनी के या किसी भी संगठन के निजी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। एसबीआई बैंक के जो यूजर हैं या उपयोगकर्ता हैं, क्या वो अपनी डिटेल नहीं चेक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना उन्होंने निकाला है, कितना उन्होंने जमा करवाया है, नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक्सेस जरूरी है, वो भी इसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। दूसरा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक नियंत्रित, यानी कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करता है। तो आरबीआई के साथ भी इसको पूरी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी
पड़ती है। तो एम्प्लॉय है वो एक दूसरे से अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अलग अलग ब्रांच की, तो वो हो जाएगा मेरा इंट्रानेट। लेकिन अगर किसी अन्य उसके जो भागीदार है, विक्रेता है या अन्य कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो कौन सा नेटवर्क हो जाएगा मेरा? एक्स्ट्रा नेटवर्क हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा नेटवर्क है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे एक और नेटवर्क आता है, ईथरनेट। नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्क है वो है ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है मेरा? एक लेन नेटवर्क होता है, लेन नेटवर्क होता है। अब हम तीनों को एक साथ देखते हैं कि ईथरनेट को, इंट्रानेट को और एक्स्ट्रानेट को। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एसबीआई है, ये मेरी जयपुर की ब्रांच है, ये मेरी सीकर की ब्रांच है और ये मेरी कोटा की ब्रांच है। ठीक है, ये क्या है? मेरे 3 ब्रांच है। यहाँ पे 5 कंप्यूटर है, यहाँ पे 3 कंप्यूटर है और यहाँ पे 4 कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा होगा मेरा? ईथरनेट। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये नेटवर्क क्या होगा मेरा? ईथरनेट। ऐसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम? ईथरनेट बोलेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रांच जो है वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम? इंट्रानेट। एक और आउटर सोर्स है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसमें कौन कौन आता है? उसके यूजर या आरबीआई, जैसे बैंक का एग्जांपल हमने लिया तो एक आरबीआई, तो ये क्या करते हैं? ये भी इनसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये जो है वो मेरा क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट। ये किस में आएगा मेरा? एक्स्ट्रानेट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक किसी ब्रांच के, एक बिल्डिंग के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जुड़ना। ईथरनेट कई सारे बिल्डिंग हैं, वैसे तो उनको मेन बोलते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। जैसे एक सिटी के कंप्यूटरों को जोड़ना हो तब हम बात करेंगे किसकी, कि मेन हमारा नेटवर्क काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक सिटी की बजाय अलग अलग पूरे देश में इसकी ब्रांच है, एसबीआई की पूरे देश भर में ब्रांच है, तो उसके लिए हम मेन नेटवर्क काम में नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमारा जो नेटवर्क काम आता है वो आता है इंट्रानेट। और इंट्रानेट के साथ वो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है। एक्सट्रानेट क्या होगा? एम्प्लॉयज के साथ साथ उसके जो पार्टनर्स हैं, जो उसको कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसको नियंत्रित करते हैं, उन सभी को उसका एक्सेस देना होगा। तो वो होता है मेरा एक्स्ट्रानेट। तो जो नेटवर्क थे मोस्टली हमारे कंप्लीट हो गए। अब वापस एक बार चलते हैं हम इंटरनेट पे। इंटरनेट का 1-2 क्वेश्चन जो और बन सकता है। इंटरनेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट है वो किस मॉडल पे काम करता है। मॉडल जो थे मेरे 2 मॉडल हैं, एक है ओएसआई मॉडल, दूसरा है मेरा टीसीपी आईपी मॉडल। ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले ओएसआई मॉडल आया था, उसके रेफरेंस से मेरा टीसीपी आईपी मॉडल आया था। टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल हम पढ़ चुके थे। टीसीपी आईपी मॉडल होता है मेरा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मेरा क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैसे मॉडल के अंदर हमने कितने लेयर पढ़ी थी? 7 लेयर पढ़ी थी। टीसीपी के अंदर कहीं पे हमें 7 लेयर मिलेंगी, कहीं पे हमें 5 लेयर भी मिलते हैं।
तो वो क्या होगा, जैसे एक बार बात करते हैं, इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई थी, एप्लीकेशन, आप उसके बाद प्रेजेंटेशन, सभी को, सेशन, ट्रांसपोर्ट, आप सभी को ट्रांसपोर्ट की तरफ से, नमस्कार नेटवर्क, धन्यवाद डेटा लिंक और फिजिकल। इसमें क्या किया, 3 लेयर हैं, इन 3 लेयर को बना दी मेरी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो 1 2 3 4 5 लेयर इसकी हो गई मेरी, और इसकी कितनी होगी, 7 लेयर इसकी होगी। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा कि इसमें क्या लेयर होती है, बाकी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो हमारा इंटरनेट है वो किस पे काम करता है, वो काम करता है मेरा टीसीपी आईपी मॉडल पे। एक्चुअल में इसका कंफर्म नहीं है, कहीं पे 4 लेयर भी आता है, कहीं पे 5 लेयर भी आता है, और इसका हर जगह आपको एक ही आंसर मिलेगा कि इसकी 7 लेयर्स होती हैं, इसकी 4 या 5 लेयर हो सकती है। इसके पीछे क्या था, ऐसा बताते हैं कि ओएसआई मॉडल पहले बना था, फिर उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था टीसीपी आईपी मॉडल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको बनाने वाले अलग थे और इसको बनाने वाले टीम अलग थे। जब इसको बनाया जा रहा था तो ये एक तरीके से जैसे हमारे स्कूल के कॉलेज के हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस तरीके का इसका काम था। यानी कि उनका ये मानना था कि पेपर वर्क जो है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, काम चाहे कैसा भी हो। तो उसमें क्या था, पेपर वर्क अधिक था, प्रैक्टिकल इसके अंदर कम था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर फिक्स था कि उसके अंदर 7 लेयर हैं। लेकिन जो इसको बनाने वाले थे उनका ये मानना था कि पेपर वर्क तो हम करते रहेंगे, पहले हमें क्या करना है, काम करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक मॉडल तैयार किया जिसको नाम दिया गया टीसीपी आईपी। उन्होंने कोई भी ऐसा पेपर वर्क नहीं किया जिसमें लिखा हो कि 4 लेयर है या 5 लेयर है। लोगों ने बाद में उसको एनालाइज किया कि हाँ, इन्होंने क्या किया कि इस लेयर तीनों को मिला के एक लेयर बना दी, फिर इनको मिला के एक लेयर बना दी, उनको मिला के एक लेयर बना दी। टीसीपी आईपी क्या मदद करता है, क्या हेल्प करता है? वास्तव में जब नेटवर्क आया था, नेटवर्क के शुरुआती दिनों की बात है, वहां पे एक सिस्टम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपके पास एक लैपटॉप है एचपी का, अगर आपको किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो वो लैपटॉप भी आपका किसका होना चाहिए, एचपी का ही होना चाहिए, तभी आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। सिर्फ एचपी की बात नहीं थी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनके सेम होने चाहिए थे। जैसे आज की एग्जांपल करें, इसमें विंडो 7 है और इसमें विंडो 10 है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी कनेक्ट करने में। लेकिन अगर ब्रांड ही अलग, एक एचपी का है, दूसरा आपका डेल का है, तो ये कभी कनेक्ट नहीं होते। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अब इसकी दिक्कत क्या आती थी, मेरी एक कंपनी है, मैं चाहता हूं कि इस कंपनी में मुझे क्या करने हैं, कोई भी नेटवर्क उसमें लगाना है, तो मुझे सारे जो कंप्यूटर थे एक ही ब्रांड के मुझे परचेज करने पड़ते। तो कई की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती थी, किसी यूजर की या फिर उनकी स्पीड्स के संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती थी, जिनको लगता था कि अब दिक्कत ये थी कि एक तो मान लो जो सर्वर है, सर्वर था वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सर्वर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसकी कॉस्ट अधिक आएगी। बाकी मेरी सर्वर मेरी कैसी क्वालिटी का चाहिए, हाई क्वालिटी या गुड क्वालिटी बोल सकते हो। बाकी जो क्लाइंट थे, बाकी जो भी मेरे क्लाइंट थे, ये मेरे अगर लो क्वालिटी के होते तो भी मेरे चल जाते। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, नेटवर्क में सारे सिस्टम है वो सेम होने चाहिए।
तो ये सारे भी किस क्वालिटी के मुझे चाहिए, हाई क्वालिटी के चाहिए होते थे, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बहुत आती थी, उनको जोड़ने में भी या कनेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मॉडल आया वो आता है मेरा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी कि जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या भेज रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको ये नियंत्रित करता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के योग्य बनाता है। आज इसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम ना सिस्टम में यानी कि HP से डेल में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट भेज सकते हैं। अब ये तो एक ही कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट के विंडो, फिर भी ये ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे थे। अभी हम बात करें तो मैं विंडोज से iOS में बोल सकते हैं, या फिर iOS के अलावा एंड्रॉइड, लिनक्स, अबंतु, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ। कोई भी ये पाबंदी नहीं है कि इस नेटवर्क से आप दूसरे नेटवर्क में डेटा नहीं भेज सकते। तो ये सारा पॉसिबल हुआ है TCP/IP की वजह से। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंटरनेट में कौन सा मॉडल काम में लिया जाता है, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, दोनों या कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो इंटरनेट के लिए काम में लिया जाता है। तो ये एक इंटरनेट से संबंधित और एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से संबंधित एक और जानकारी थी। काम भी ऑलमोस्ट इसी के जैसे ही करेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली ज्यादा है और ये पेपर वर्क पे ज्यादा है। अब आगे चलते हैं, इंटरनेट से ही संबंधित कुछ टर्म्स और देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि इंटरनेट चलाने के लिए या इंटरनेट सफरिंग के लिए किसको काम में लिया जाता है। यानी कि हम इंटरनेट चला रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, लिख देता हूं क्वेश्चन, इंटरनेट उपयोग करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन थे एंटीवायरस, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी MS वर्ड और ऑप्शन डी ब्राउजर। कि इंटरनेट अगर हमें यूज करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ब्राउजर। यानी कि ब्राउजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, इंटरनेट और यूजर इन दोनों के बीच, दोनों को इंटरेक्ट करवाने का काम कौन करता है, ब्राउजर करता है। यानी कि ब्राउजर एक ऐसा इंटरमीडिएट है या एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उपयोगकर्ता को ये सुविधा उपलब्ध करवाता है कि वो क्या कर सके, इंटरनेट को यहाँ से एक्सेस कर सके। यानी कि मुझे गूगल ओपन करना है, कहाँ करूँ, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ब्राउजर। मुझे कुछ भी ऑनलाइन वीडियोस देखने हैं तो कहाँ सर्च करूँ, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है मेरा ब्राउजर। तो अब ब्राउजर से संबंधित देखते हैं कुछ बातें। विश्व का सबसे पहला ब्राउजर, विश्व का प्रथम ब्राउजर, विश्व का जो प्रथम ब्राउजर था उसका नाम था मोजेक। मोजेक मोजेक को कब बनाया गया था, 1993। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व का सबसे पहला जो ब्राउजर था वो था मेरा मोजेक, और उसे कब बनाया गया था, 1993 में बनाया गया था। इसके साथ साथ एक और जानकारी,
विश्व का प्रथम वायरस, वो था मेरा क्रीपर। विश्व का जो पहला वायरस था, ठीक है, ये वो वायरस नहीं है जो हम आम हमारे जो डेली लाइफस्टाइल में देखते हैं। ये वायरस हमारे मालवेयर की नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी वायरसेस की, तब हम डिस्कस करेंगे कि वायरस क्या होते हैं। अभी आप एक जानकारी रख लीजिए ध्यान में कि इंटरनेट में जब हम काम में ले रहे थे प्रोग्राम वगैरह, तो उस टाइम पे सबसे एक वायरस आया था, जो सबसे पहला वायरस आया था वो था मेरा कौन सा, क्रीपर। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा था, मोज़ेक कब आया था 1993 में, और सबसे पहला वायरस जो था वो कौन सा था, क्रीपर। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं और इनकी डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इंटरनेट पे ही चलते हैं हम वापस। एक और टर्म्स आती है इंटरनेट में जिसको बोलते हैं URL। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि ये क्या काम करता है, ये एक एड्रेस होता है जो कि हमें किसी भी वेबसाइट पे जाने तक का हमें लिखना पड़ता है। किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है, कंप्लीट एड्रेस, वो मेरा क्या होता है, URL होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे www.amazon.com, HTTP। ये मैंने क्या किया है, एक URL लिखा है, एक एड्रेस लिखा है। अमेज़न ये मेरी एक वेबसाइट है, उस पे जाने के लिए जो एड्रेस है वो एड्रेस मेरा क्या होता है, URL होता है। ये क्या है मेरी www.amazon.com। यहाँ पे क्या है, HTTP एक प्रोटोकॉल है। HTTP प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल की अगर आपने क्लास देखी है, ली है, तो आपको पता होगा HTTP प्रोटोकॉल क्या काम आता है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो एक बार जाके प्रोटोकॉल का वीडियो आप एक बार जरूर देखें। उसके बाद पहली चीज, दूसरी चीज आती है www, वर्ल्ड वाइड वेब, जो क्या बताता है मेरे को कि इसको विश्व में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तीसरी चीज आती है डोमेन या यूनिक नेम एड्रेस या यूनिक नेम एड्रेस, और ये होता है .com मेरा टॉप लेवल डोमेन। यानी कि यूनिफॉर्म URL क्या है, एक एड्रेस है। किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए हमें जिस एड्रेस की जरूरत पड़ती है वो एड्रेस क्या होता है, मेरा URL। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, URL का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से URL में जो चीजें आती, निम्न में से URL के घटक हैं या अंग हैं, तो प्रोटोकॉल है, www है, डोमेन नेम है और टॉप लेवल डोमेन है। तो अगर इनके अलावा आपको कोई ऑप्शन मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा, URL का घटक या अंग नहीं है। तो ये चार ऑप्शन अगर दिए गए तो वो सही हो जाएंगे। इनके अलावा कोई भी तीसरा ऑप्शन अगर आपको मिलता है, फोर्थ ऑप्शन, तो वो आपको क्या करना है, राइट करना है, टिक मार्क करना है। तो या फिर ये से भी पूछ सकता है कि निम्न में से URL का घटक है, तो तीन ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको इन चारों में से मिलेगा, वो आपको क्या करना है, राइट आंसर करना है। URL से संबंधित जो हमने टॉप लेवल डोमेन पढ़े थे, इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार उनको देखते हैं। एक आपने देखा होगा कई बार, कई वेबसाइट के लास्ट में लिखा होता है .com। .com जिन साइट के पहले लगा के लास्ट में लगा होता है वो मेरी होती है कॉमर्शियल साइट, कॉमर्शियल प्रॉफिट। यानी कि ये वेबसाइट जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं।
यानी कि इन वेबसाइट को अगर कोई काम में ले रहा है तो हम जब काम में ले रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो इन्हें जो चला रहा है, जो इसका ओनर है, उसको क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उसकी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो ये होता है .com साइट जिसके पीछे लगा होता है कॉमर्शियल से। कई साइट आपने देखी होंगी उसके लास्ट में लगा रहता है ORG। ये किसकी वेबसाइट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट। ऐसी वेबसाइट जिसके लास्ट में ORG लगा हुआ है, उनका किसी भी तरीके से पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, पैसे का उनसे कोई लेन देन नहीं है। जैसे अभी कोरोना वायरस के लिए चल रही है covidindia.org, तो उसका जो पर्पज है वो पैसे कमाने का पर्पज नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट जिसके लास्ट में ORG लगा है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की है और उनका मकसद है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्न में से लाभ प्राप्त करने वाली साइट है या डोमेन नेम है, टॉप लेवल डोमेन कौन सा है जो कि लाभ प्राप्त करता है, तो उसमें आपका आंसर होगा .com। ऐसा कौन सा नाम है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, कौन सा डोमेन का नाम है, तो उसका आंसर हो जाएगा .org। इसके अलावा आपने देखा होगा .gov, ये काम करता है गवर्नमेंट जो साइट्स होती हैं, गवर्नमेंट साइट्स के लिए, सरकारी कोई भी संस्थान है उसके लिए अगर काम में ले रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा मेरा .gov। इसके अलावा edu, ये कौन सी साइट होती है, एजुकेशनल साइट। कई वेबसाइट आपने देखी होंगी उनके लास्ट में लगा होता है .edu। इसका क्या मतलब है, वो किस पर्पज के लिए काम करते हैं, एजुकेशनल फील्ड में वो काम करते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि शिक्षा संबंधित डोमेन है या ऐसा डोमेन जो शिक्षा से संबंध रखता है कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका .edu। इनके अलावा एटसेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा कुछ और होते हैं जो आपने देखे होंगे .in, ये होता है .in.pk, .in होता है, ये दोनों क्या है मेरे एरिया डोमेन है, एरिया डोमेन। .in किसका है, इंडिया का, और .pk किसका है, पाकिस्तान का। यानी कि आपको कोई भी साइट है जिसके लास्ट में आपको .pk लगा हुआ मिले, इसका मतलब वो साइट पाकिस्तान की है। कोई भी वेबसाइट जिसके लास्ट में आपको .in लगी हुई मिले वो कहाँ की है, इंडिया की। आपने देखा हुआ जैसे songs.pk, amazon.in, तो वो साइट किसकी है, जिसके आगे इंडिया लगा हुआ, in लगा हुआ इंडिया की, और जिसके आगे pk लिखा हुआ वो पाकिस्तान की। कई जगह आपने ये भी देखा होगा co.in या gov.in या gov.pk, तो ये पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट साइट है, ये इंडिया की कोई गवर्नमेंट साइट है, ये इंडिया की कॉमर्शियल कोई भी वेबसाइट है। यानी कि ये एरिया डोमेन बताता है और ये टॉप लेवल डोमेन बताता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बनेंगे कि निम्न में से एरिया डोमेन कौन सा है। कोई एक वेबसाइट दे दी, जैसे यही दे दी और इसके लास्ट में है co.in, तो इसमें से एरिया डोमेन कौन सा है, को है, इन है, www है, या उसका जो नाम है वो आपको दे सकता है। तो एरिया डोमेन कौन सा है मेरा, इन। कौन को एक ऐसा डोमेन है मेरा, कॉमर्शियल है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करता है। ORG कैसा डोमेन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, नॉन प्रॉफिट के लिए। GOV गवर्नमेंट सर्विस जो यूज करते हैं, गवर्नमेंट कोई साइट है उसके लिए किसको काम में लिया जाता है, .gov को। edu एजुकेशनल फील्ड के लिए अगर कोई लाइन काम में ली जाती है, कोई साइट बनाई जाती है तो उसके लास्ट में edu लिखा जाता है। इसके अलावा .in.pk, ये कैसे डोमेन है मेरे, एरिया डोमेन है। तो ये हो गए मेरे URL से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुकी। कुकी या कुकीज। कुकीज एक्चुअल में वास्तव में किसको बोलते हैं, बिस्किट को बोलते हैं। जो बिस्कुट होता है उसको क्या बोलते हैं, बिस्किट को कुकीज बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कुकीज क्या होता है? यह एक फाइल होती है जो कौन भेजता है? वेबसाइट भेजती है, जो वेबसाइट भेजती है। किसको भेजती है? उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को। यह एक फाइल है जो वेबसाइट उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजती है। क्यों भेजती है? एक्टिविटी स्टोर करने के लिए। एक्टिविटी स्टोर करने के लिए। होता क्या है, हम जब कोई भी साइट ओपन करते हैं, जैसे मैंने ओपन किया www.facebook.com, क्या सर्च किया मैंने? facebook.com। तो जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, रिक्वेस्ट मेरी किस पे जाएगी? फेसबुक के सर्वर पे जाएगी। उसके बाद फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक की जगह हम एक बार गूगल का एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये साइट ओपन की तो गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। गूगल क्या करेगा? वहां से एक फाइल भेजेगा। क्या करेगा? एक फाइल भेजेगा और वो आके कहां पे स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी? मेरे ब्राउजर में। जैसे मैं ब्राउजर काम में ले रहा हूं क्रोम, गूगल क्रोम ब्राउजर में काम में ले रहा हूं, तो वो फाइल आके कहां पे स्टोर हो जाएगी? मेरे ब्राउजर में स्टोर हो जाएगी। होता क्या उस ब्राउजर में? मेरी जो भी रिसेंट एक्टिविटीज है, मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, तो वो मेरा क्या होगा? कुकीज में स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं गूगल पे गया और गूगल पे जाके मैंने सर्च किया FB सर्च किया। FB सर्च करते ही मेरे पास सर्च रिजल्ट आ गए, काफी सारे, बहुत सारे सर्चिंग रिजल्ट आ गए, जिसमें एक फेसबुक भी है। और मैंने क्या किया? इसको ओपन किया। ओपन करते ही मेरे ब्राउजर में फेसबुक ओपन हो जाएगी। अब ये जो एक्टिविटी, मैंने एक्टिविटी क्या क्या की कि मैंने गूगल खोला, फिर उसमें FB सर्च किया, फिर फेसबुक सर्च किया, तो ओपन किया। ये सारी एक्टिविटी स्टोर कर देगा, मेरे ही कंप्यूटर में भेज देगा। ये सब की फाइल बना के गूगल क्या करेगा? मेरे ब्राउजर में भेज देगा, क्रोम ब्राउजर में। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी भविष्य में अगर मैं सर्च करता हूं, गूगल ओपन करता हूं, तो क्या होगा? मुझे ये गूगल है वो गूगल के सर्वर से नहीं लाना पड़ेगा। क्या हो, कहीं से, कहां से ओपन हो जाएगा? डायरेक्ट उस कुकीज से ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने सर्च किया FB, तो ये पूरे जो नेटवर्क है वहां पे सर्च नहीं करेगा। इसको पता है कि ये तो पहले का सर्च किया हुआ है और इसके ये रिजल्ट है, तो कुकीज से क्या करेगा? वो रिजल्ट मेरे को वापस शो कर देगा। तो ये काम कौन करता है? कुकीज करता है। तो आपकी जो एक्टिविटी स्टोर करने के लिए कौन जो काम करता है वो कौन होता है? मेरा कुकीज काम में आता है। तो ये काम करता है। एक बार फिर से देखते हैं। आपने जो भी रिसेंट सर्च किया, फेसबुक आपने सर्च किया, आपने देखा होगा कई बार कि आप जैसे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपकी जो रिसेंट हिस्ट्री है वो वहां पे लास्ट में दिखा देता है कि आपने ये सर्च किया है। आप उनमें से नया नाम सर्च करने के बजाय वो नाम पहले से जो लिखे हुए हैं वहां पे, जो आपने पिछली बार सर्च किए थे, वो नाम अगर आप ओपन करोगे या सर्च करोगे तो वो जल्दी सर्च होंगे, बजाय किसके? आप जो नया नाम सर्च कर रहे हो वो। क्यों? क्योंकि जो नया नाम आप सर्च करेंगे वो कहां से आएगा? गूगल से आएगा, गूगल के सर्वर से आएगा। जबकि आपने जो पुराना सर्च किया है वो कहां से आएगा? मेरा कुकीज से आएगा, यानी कि आपके सिस्टम से ही आएगा। तो फास्ट कौन होगा? वो मेरा कुकीज से जो डेटा आने वाला है वो फास्ट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए कि कोई ऐसा डेटा जो कि बार बार काम में लिया जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं? हम कुकीज बना के हमारे कंप्यूटर में उसको स्टोर कर देते हैं, ताकि जब हम इसको बार बार इसको यूज कर रहे हैं या बार बार इसको एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा टाइम है वो वेस्ट ना हो, जल्दी मेरा डेटा स्टोर हो जाए। तो ये क्या होता है? मेरा कुकीज होता है। तो कुकीज समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्पाइडर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है? स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो कि यह एक प्रोग्राम है। स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो साइट से इंफॉर्मेशन पढ़कर, जो साइट से इंफॉर्मेशन पढ़कर क्या करेगा? सर्च इंजन को प्रविष्टियां देता है। यानी कि स्पाइडर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि उसको प्रविष्टियां बना के देता है सर्च इंजन को, कोई भी साइट से लेके। जैसे आप कोई भी चीज एक सर्च करो, जैसे आपने सर्च किया नोकिया, एक आपने सर्च किया नोकिया मोबाइल साइट पे अवेलेबल है, अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी। इन दोनों साइट से ये नोकिया नाम ढूंढ के आपको गूगल पे दिखाएगा। गूगल पे आपको दोनों नाम दिखाएगा कि एक तो अमेजन पे अवेलेबल है, दूसरा फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो ये काम जो है वो कौन करता है? स्पाइडर करता है। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी जो क्लास चल रही है, ठीक है, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस चल रही है हमारी, यूट्यूब पे हमारा चैनल है और हमारी कंप्यूटर की क्लास चलती है। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके अगर आप सर्च करते हैं विकास सर कंप्यूटर, तो जो सबसे पहले जो लिस्ट आएंगी वीडियोज की, वो किसकी आएंगी? मेरी आएंगी। गूगल को कैसे पता चला कि ये क्या डेटा है? तो वहां से यूट्यूब से जो डिटेल्स हैं, प्रविष्टियां हैं, यानी कि साइट से इंफॉर्मेशन, यूट्यूब अलग साइट है, गूगल एक अलग साइट है, हालांकि इसी का पार्ट है, लेकिन साइट क्या है? अलग अलग है। तो वहां से यहां से इंफॉर्मेशन पिकअप करके क्या करेगा? सर्च इंजन को प्रविष्टियां प्रोवाइड करेगा। ये मेरा क्या है? गूगल, यानी कि ये क्या है? एक मेरा सर्च इंजन है। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये इसको प्रविष्टियां प्रोवाइड करवाएगा। तो ये काम करता है मेरा स्पाइडर। तो आज हमने इंटरनेट से संबंधित बहुत सारी चीजें सीखी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।